हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपके लिए हम ये सारे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखिएगा कि पाचन तंत्र क्या है। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन क्या कहलाता है? सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। किसकी सहायता से? तो रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तथा जो तंत्र यह कार्य करता है वह पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए, मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र आपको फिगर में दर्शाया गया है। पूरा हर एक बात इसमें बताई गई है, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया आहार नाल में होती है। किसमें होती है? पाचन की क्रिया जो ये आहार नाल है, पूरा, यही नहीं पूरा, ये पूरा आहार नाल जो है, इसमें पूरी प्रक्रिया होती है। अब आगे बात करते हैं पाचन तंत्र की आहार नाल के प्रमुख भाग। अब देखिए, पूरा भाग जो है आहार नाल के, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये पूरा पाचन के प्रमुख भाग हैं। ठीक है ना? आप फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि मुख गुहा यहाँ से प्रारंभ हो रहा है ऊपर से, और ग्रास नली ये रही, और दूसरा अमाशय ये रहा, तीसरा आपका छोटी आंत ये अंदर रहा और बड़ी आंत बाहर रहा। ये सारे प्रोसीजर से होके पाचन तंत्र पूरा होता है। आगे है मुख गुहा। मानव सहित सभी उच्च जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख से शुरू होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? मुख से शुरू होता है। अब मुख से जब शुरू होता है तो मुख से ही पाचन भी प्रारंभ होगा, क्योंकि मनुष्य जब चबा चबा के उसे भोजन को अंदर निगलता है तो एक तरह से वहीं से प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख गुहा के तल पर जीभ होती है जो पीछे से जुड़ी हुई, वह आगे की ओर स्वतंत्र होती है। सही बात है, आप सभी लोग जानते भी हैं इस चीज को, महसूस भी कर सकते हैं इस चीज को। आगे है मुख गुहा का पिछला भाग फेरिंक्स कहलाता है। मुख गुहा दाईं व बाईं ओर गालों से तथा सामने ऊपरी व निचले होठों से घिरी हुई होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुख गुहा के प्रमुख भाग दांत, जीभ, लार हैं। मुख गुहा के प्रमुख भाग क्या हैं? दांत, जीभ और लार, ये प्रमुख भाग हैं मुख गुहा के। देखिए, लार यहाँ पे, दांत आप जान ही रहे हैं, जीभ यहाँ पे। ठीक, फिगर को देखते रहिए बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी। मनुष्य में कुल 32 अस्थाई दांत होते हैं, जबकि 20 शुरू में अस्थाई होते हैं जो पुनः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्डक और चवर्डक। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका नाम दिया गया है, आप ध्यानपूर्वक सबको देखते रहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मुख गुहा में दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाने, दबाने, कुतरने का कार्य होता है। अब कुतरने का काम कहाँ से होगा? आगे वाले भाग से। ठीक है, यानी चवर्डक से। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। जीभ की बात करते हैं। जीभ मुख के तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाने निगलने में आसान बनाती है। क्या करती है? भोजन को चबाने और निगलने में आसान बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग है, क्योंकि स्वाद की पहचान करने के लिए जीभ पर स्वादांकुर पाए जाते हैं। ठीक है ना? देखेंगे आप, जीभ पर दाने दाने से रहते हैं, उसी की बात कर रहा है, स्वादांकुर की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कड़वा हमें कहाँ से पता चलता है? सबसे पिछले भाग से, जीभ के सबसे पिछले भाग से हमें किसी चीज़ का कड़वा होना पता चलता है। और बीच वाले भाग से हमें पता चलता है
खट्टा यानी पश्च पार्श्व, ठीक है। और आगे के अग्र पार्श्व जो होते हैं उससे नमकीन का पता चलता है, और सबसे फ्रंट में जो होता है अग्रभाग में मीठा हमें प्रतीत होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं लार की। लार मुख गुहा में लार ग्रंथियों के श्रावण को लार कहते हैं। मुख गुहा में जो लार ग्रंथियों के श्रावण होते हैं उन्हें लार कहते हैं। ठीक, लार में श्लेष्मा होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। लार में क्या पाया जाता है? श्लेष्मा पाया जाता है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, और चिपचिपा होने से भोजन क्या होगा? निगलने में आसानी होगी। ठीक है, आगे है लार में उपस्थित लाइसोजाइम कीटनाशक यानी कीटाणुनाशक का कार्य करता है। लाइसोजाइम किसका कार्य करता है? कीटाणुनाशक का कार्य करता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब टाइलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जब हम रोटी को चबाते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब हम रोटी को देर तक चबाने में रोटी हमें मीठा लगने लगती है, क्योंकि रोटी में उपस्थित स्टार्च टाइलिन के कारण शर्करा में बदल जाता है, जिसके कारण हमें रोटी कैसा प्रतीत होता है? मीठा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ग्रास नली की तरफ। ग्रास नली आपका यही है। ठीक है, और ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और सरकरी नली के आकार की होती है। यह पीछे की तरफ ग्रीवा भाग व वक्ष भाग से होती हुई डायाफ्राम को पार करके उदर गुहा में प्रवेश करती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप देख सकते हैं। आगे प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे। ग्रास नली से भोजन को गुजरने में केवल 7 सेकंड का समय लगता है, और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को अमाशय में पहुंचाना होता है। ये जो भोजन है वो कहाँ जा रहा है? अमाशय में जा रहा है। ठीक है, तो ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या हुआ? भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। ठीक, अब बात करेंगे अमाशय की। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तथा द्विपालिक थैली जैसी रचना होती है। इसकी द्विपालिक थैली जैसी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अमाशय जो है, अमाशय यह भोजन का अस्थायी भंडार है। क्या है? भोजन का अस्थायी भंडार होता है, क्योंकि इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे ही रुकता है। 3 से 4 घंटे तक अमाशय में रहता है भोजन। अमाशय में उपस्थित जाइमोजन कोशिका से जठर रस निकलता है। आप यहाँ देख सकते हैं जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? जाइमोजन कोशिका से। किससे? जाइमोजन कोशिका से। आगे है नेक्स्ट, अमाशय से संबंधित है। जठर रस में HCl, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन पाया जाता है। जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन, ये सब पाया जाता है। ठीक है, अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को बोलते हैं। कीटनाशक का कार्य करती है। किसका कार्य करता है? कीटनाशक का कार्य करती है। आगे बात करेंगे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिडिटी उत्पन्न करता है। क्या करता है? एसिडिटी उत्पन्न करता है। जब हम कोई गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो एसिडिटी जो होता है तो इसी अम्ल के कारण होता है। आगे बात करेंगे, रेनिन रेनिन दूध को केसिनोजन को दही केसिन के रूप में परिवर्तित करता है। यानी केवल बच्चों में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाता है? बच्चों में। बच्चों को जब दूध पिलाते हैं सभी लोग, तो उसमें जब बच्चे उल्टी करते हैं तो वो दही के रूप में बाहर निकलता है। तो किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक, आगे है म्यूसिन जठर रस की अम्लता को कम करता है। म्यूसिन क्या करता है? जठर रस की अम्लता को कम करता है। ठीक, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता
है। तो याद रखिएगा अमाशय में किसका अपघटन होता है? प्रोटीन का, जबकि कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। अमाशय में लुगदी समान भोजन कायम कहलाता है। अमाशय में लुगदी समान भोजन क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। भोजन अमाशय में तब तक रहता है जब तक वह कायम नामक गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में नहीं आ जाता है, और इस प्रोसीजर में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छोटी आंत की तरफ। देखिए छोटी आंत जो है, इसमें आप फिगर में जो आंतरिक भाग में ये है, इसी को छोटी आंत कहा जा रहा है। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण व पाचन छोटी आंत में ही होता है। सर्वाधिक अवशोषण एवं पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसमें 2 ग्रंथियों द्वारा रस आता है। पहला ग्रंथि है यकृत और दूसरा है अग्नाशय। पहला ग्रंथि यकृत और दूसरा अग्नाशय, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। ठीक है, आगे बात करेंगे छोटी आंत के विषय में। इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी के अक्षर यू से यू की तरह मुड़ा रहता है, ग्रहणी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। शेष लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। लंबा भाग इलियम कहलाता है। शेष लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा भाग इलियम कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। इलियम आप देख रहे हैं फिगर में, देख लीजिए। आगे बात करते हैं अमाशय के कायम आगे बढ़ता है तथा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में धीरे धीरे पहुंचता रहता है। यहाँ यकृत से पित्त रस आ जाता है। अब देखिए यकृत ये रहा आपका, अब इसमें पित्त रस हो गया ये। ठीक है, यानी पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो आप क्या उत्तर करेंगे? यकृत से। ठीक है, यकृत उदर गुहा में डायाफ्राम के पीछे स्थित होता है तथा अमाशय का कुछ भाग ढके रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे पित्तरस। अब पित्तरस का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? मैंने अभी बताया यकृत में होता है। यह पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्ताशय में ही संग्रहित होगा पित्त। इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। पित्त में क्या होता है? एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यह वसा अम्लों का अवशोषण करता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा जल होती है। इसमें 2 वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये 2 वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, मल का पीला रंग इन्हीं वर्णकों के कारण होता है। मल जो होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो इन्हीं के कारण होता है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद अग्नाशय से अग्नाशय रस आता है। इसके बाद अग्नाशय से अग्नाशय रस उत्पन्न होता है। ग्रहणी तथा अमाशय के जोड़ के मध्य अग्नाशय स्थित होता है। अब देख लीजिए आप लोग फिगर में जैसा दिखाया गया है, ये ग्रहणी हो गया आपका ये वाला भाग, और ये वाला यकृत हो गया। इन्हीं दोनों के बीच कौन है? अग्नाशय स्थित है। ठीक है, अग्नाशय रस सबसे अधिक महत्व का होता है और यह क्षारीय होता है। अग्नाशय रस कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है अग्नाशय रस। इसके निम्न एंजाइमों की कायम पर निम्न क्रिया होती है। ट्रिप्सिन यह पेप्टोन को तथा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को तथा शेष बचे प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में बदलता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ट्रिप्सिन किस में बदलता है? तो अमीनो एसिड में बदलता है। एमाइलेज यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। ये भी फैक्ट बहुत याद रखिएगा। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को घुलनशील शर्करा के रूप में परिवर्तित करता है। लाइपेज या वसा को वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलियम ये क्या होता है समझिए। उपरोक्त पाचन रसों के एंजाइम की क्रिया कायम पर होने के फलस्वरूप कायम काफी तरल हो जाता है। ठीक है ना। जब यह तरल कायम इलियम में पहुंचता है, इलियम आप देख रहे हैं फिगर में, इलियम में पहुंचता है तो आंतीय ग्रंथियों द्वारा आंत रस निकलने लगता
है। आंती ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, आंत रस का स्राव होने लगता है। ठीक है, आंत रस की बात करेंगे। आंत रस के एंजाइमों की क्रिया काइम पर इस प्रकार होती है। इरेप्सिन यह शेष पेप्टोन तथा प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। माल्टेज यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज यह सुक्रेज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, लैक्टोज जो है यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। तो ये सारे प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का चांस होता है। आगे बात करेंगे, इलियम की आंतरिक सतह पर अंगुली नुमा उभार पाया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो आंतरिक भाग में, मतलब जो छोटी आंत होती है उसके आंतरिक भाग, इलियम की बात जो कर रहा है, उसके आंतरिक भाग में अंगुली पे जिस प्रकार उभार बना रहता है, उसी प्रकार आंतरिक भाग में उसके भी उभार रहता है, जिन्हें विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। प्रत्येक विलाई पर रुधिर कोशिकाएं और लिम्फ वाहिनियों का जाल बिछा होता है, जो भोजन के अवशोषण में सहायता करता है। जो भोजन के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। अब बात आती है बड़ी आंत की। यह बृहदान्त्र तथा मलाशय में बटी होती है। बृहदान्त्र की दीवार की ओर छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली रहती हैं। मलाशय की दीवार भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूली रहती है। यह गूदा से होकर बाहर खुलती है। ठीक है, पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत भोजन का अवशोषण नहीं कर सकती है, लेकिन जल का अवशोषण करती है। बड़ी आंत में भोजन क्या होता है कि भोजन का अवशोषण नहीं करता है और जल का अवशोषण करता है। अब बड़ी आंत इसमें देख रहे हैं, जो बाहरी भाग है ये सब बड़ी आंत है। ठीक है, जो किससे जुड़ा होता है, गूदे से जुड़ा होता है। शेष बचा हुआ ठोस वर्ज्य पदार्थ विस्टा कहलाता है और मलाशय में पहुंचता है। यह मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।